हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारा जो आईआईटी जैम का एग्जाम हुआ था उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एंड उनके क्या हमारे पास सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस तो मेरे पास हैं नहीं, फिलहाल 15 से 16 क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं जहां से मैंने इधर उधर से ताका झाकी करके जिनको मैंने निकाला है। तो हम बात करने वाले हैं उन 15 से 16 क्वेश्चन का क्या आंसर हमें देखने को मिलने वाला है एंड हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं एग्जाम को लेकर बात करूं तो एग्जाम कैसा आया हुआ था। तो अगर आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखी है, मतलब कि आपने बहुत ज्यादा डीपली नहीं गए हो, आपने जो है मीडियम से चैप्टर्स को देखा हुआ है, तो आपके लिए क्वेश्चंस जो थे वो क्वाइट आसान थे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड थे। अगर आपको फॉर्मूला याद है बहुत आसानी से कर लोगे। कई क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली टिक करने वाले थे कि अगर आपने वो लाइन पढ़ रखी है तो आसानी से आप कर लोगे। तो क्वेश्चंस का पेपर जो लेवल था वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा ज्यादा ना मुश्किल था ना ज्यादा आसान था, मॉडरेट से थोड़ा सा इजी की तरफ मैं कहना चाहूंगा, मॉडरेट से थोड़ा सा इजी की तरफ था। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस को लेके। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास जो है वो केमिकल काइनेटिक्स से है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या कहा गया था, हमें कहा गया था आपके पास जो है 2 हाफ लाइफ गिवन थी। आपके पास क्वेश्चन के अंदर 2 हाफ लाइफ गिवन थी। इसको मान लीजिए मैं 1 कह देता हूं, इसको मैं 2 कह देता हूं। एंड ये हाफ लाइफ कितनी थी, एक थी हमारे पास 360, एक थी हमारे पास 360 एंड एक थी हमारे पास 450। ठीक है, एंड इसके कंसीडर में इनके रिस्पेक्टिव जो कंसंट्रेशन हमें गिवन थी A1 एंड A2। ठीक है, जो हमें हाफ लाइफ जिस सब्सटेंस की फर्स्ट हाफ लाइफ गिवन थी उसकी कंसंट्रेशन A1 है एंड जो सेकंड हाफ लाइफ थी सब्सटेंस की उसकी कंसंट्रेशन A2 है। एंड हमें क्या कहा गया था, जो हमारे पास A1 एंड A2 है वो कितना है 5 इंटू में 10⁻⁻2 मोलर। एंड यहां पे हमारे पास ये कितना है 4 इंटू में 10⁻⁻2 मोलर। हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें क्या देखने को मिलेगा। आपसे पूछा गया था बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली ही फॉर्मूला बेस्ड थे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। केमिकल काइनेटिक्स जो थी वो क्वाइट इजी आई हुई थी, इतनी आसान आती नहीं है। एक क्वेश्चन था केमिकल काइनेटिक्स का जो काफी अच्छी लेवल का था, तो वो अगर आपने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पढ़ रखी होती तो ही कर पाते। बाकी ये जो क्वेश्चन थे हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स से 2-3 क्वेश्चन जो आए हुए थे वो क्वाइट आसान से थे। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए क्या कि टी हाफ एंड जो हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है वो किस तरीके से वेरी करती है। तो देखिए जो टी हाफ होता है एंड जो कंसंट्रेशन होता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A⁻n-1 के, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। अगर आपको ये रिलेशन पता था तो आप आसानी से यहां पे क्या निकाल सकते थे, ऑर्डर निकाल सकते थे। कैसे, जो हमारे पास n होती है, n क्या होती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही होता है। n क्या होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही देखने को मिलता है। तो देखिए आसान सा था, क्या बन जाता मेरे पास यहाँ पे टी हाफ जो था मेरे पास वो 1/A0 की रेज़ टू पावर n-1 बन जाता। तो यहाँ पे मैं क्या करता, टी हाफ 1/T²2 कर देता, तो मैं आराम से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकता था। कैसे, मेरे को पता है ये रिलेशन मेरे पास है। तो यहां पे अगर मैं करता क्या, T½ 1/T²2, T½ 1/T²2 अगर मैं कर देता तो क्या बन जाता, ये A2/A1 के इक्वल आ जाता। ये क्या आ जाता, A2/A1 के इक्वल आ जाता। तो मुझे T½ भी पता है, T½ फर्स्ट वाली भी पता है, सेकंड वाली भी पता है, A2 भी पता है, A1 भी पता है। क्या निकालना था हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना था। क्या निकालना था हमें, सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना था। तो देखिए सिंपल सी बात है, T½ कितना गिवन है हमारे पास, फर्स्ट वाला 360, सेकंड वाला कितना गिवन है हमारे पास 450 इज इक्वल टू में हमारे पास A1 कितने गिवन है 5 इंटू में 10⁻⁻2। ठीक है, A1 कितनी गिवन हमारे पास है 5 इंटू में 10⁻⁻2। तो क्या मैं यहाँ पे 5 इंटू में 10⁻2 को ऊपर लिखूंगा, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इनका इनवर्स रिलेशन है। तो ये क्या आता, ये नीचे आता, 5 इंटू में 10⁻2 नीचे आएगा एंड 4 इंटू में 10⁻2 कहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा। और इनकी पूरी की पावर क्या हो जाएगी n-1। मैंने पूरे की पावर n-1 क्यों लिया, क्योंकि यहां पर भी n-1 है, यहां पे भी n-1 है। तो मैंने क्या किया, n-1 कॉमन ले लिया। यहां पे मैंने क्या किया, पूरे की पावर n-1 कॉमन ले ली। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5, 9 से डिवाइड हो रहा है 90 से। तो यहाँ पे 10⁻2 से 10⁻2 चला जाता। यहाँ पे भी क्या बच जाता 4/5 n-1, 4/5 n-1। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो दोनों सेम है। इसकी यहाँ पे पावर कितनी बनेगी 1,
4/5 लिख सकता हूं ना, बात तो वही है। तो यहां पे जब हमारे पास बेस सेम है तो जो हमारे पास पावर है वो इक्वल आनी चाहिए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये n-1 जो है वो इक्वल टू 1 आ जाती और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती, 2 आ जाती। तो सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था, इजी की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं थी। जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए था, फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि टी हाफ एंड जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो किस तरीके से वेरी करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन को लेके, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ था। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आते ही आते हैं, तो अब की बार 3 या फिर पता नहीं 3 तो मुझे पता है, जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं शायद 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, हमारे पास एक सीरीज ऑफ रिएक्शन गिवन थी, ए से बी और बी से सी, ठीक है। और हमसे क्या कहा गया था क्वेश्चन के अंदर कि बताइए बी की कंसंट्रेशन कितनी देखने को मिलेगी, बी की कंसंट्रेशन कितनी देखने को मिलेगी। तो देखिए हमारे पास यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला पूछा हुआ था। यहां पे हमारे पास 2 तरीके की रिएक्शन होती है, एक तो पैरेलल रिएक्शन होती है, एक सीरीज की रिएक्शन होती है। तो पैरेलल रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, जब 2 रिएक्शन हमारे पास पैरेलल चले, मान ले सबस्ट्रेट का हमारे पास जो इनिशियल रिएक्टेंट जो था हमारे पास वो सेम था, यहां से एक बार तो हमारे पास बी बन रहा है और एक बार हमारे पास सी बन रहा है, तो इन्हीं रिएक्शन को क्या कहते हैं, हम पैरेलल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि एक कॉमन सबस्ट्रेट से हमारे पास जो है 2 रिएक्शन पैरेलली चलती जा रही है। तो ये तो थी हमारे पास पैरेलल रिएक्शन। और सीरीज रिएक्शन क्या होती है, सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होती है, जब सीक्वेंस वाइज ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, इस तरीके से हमें देखने को मिले। तो इनके लिए इन केसेस के अंदर हमारे पास जो है एक की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, बी की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है एंड सी की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। सिंपली उसी तरीके से यहां पे अगर हमारे पास पैरेलल रिएक्शन हो तो ए की कंसंट्रेशन निकालने के लिए अलग फॉर्मूला होता है, बी के लिए अलग एंड सी के लिए अलग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें क्या कहा गया था, हमें क्वेश्चन में एक सीक्वेंशियल रिएक्शन गिवन थी एंड हमसे पूछा गया था कि बताइए बी का फॉर्मूला, यानी कि बी की जो कंसंट्रेशन है वो हमें क्या देखने को मिलेगी। डायरेक्टली ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से जो है बी की कंसंट्रेशन लिख सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर मुझसे पूछा जाता है ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी होती, ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। ये हमारे पास क्या आ जाती, ए की कंसंट्रेशन आ जाती। ये हमारे पास क्या आ जाती, ए की कंसंट्रेशन आ जाती। यहां पे हमें जो है रेट कांस्टेंट भी गिवन था, इसके लिए K1 एंड इसके लिए K2। तो अब हम अगर बात करते हैं बी की कंसंट्रेशन हमें क्या देखने को मिलती, तो बी की कंसंट्रेशन क्या आती है हमारे पास, K1 A नॉट, ठीक है। बी की कंसंट्रेशन आती है हमारे पास K1 A नॉट डिवाइड बाय K2 माइनस K1 ई रेज़ टू पावर माइनस K1T माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस K2T। ये हमारे पास डायरेक्टली बी की कंसंट्रेशन भी आ जाती एंड ये हमारे पास आंसर भी आ जाता। यानी कि ये क्या था, हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसलिए मैंने कहा केमिकल काइनेटिक्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर कई सारे क्वेश्चन जो ऐसे आए हुए थे जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से जो है उनका आंसर डायरेक्टली टिक कर सकते हो। सोचने जैसा कुछ नहीं था, निकालना कुछ नहीं था, कोई डेरिवेशन नहीं करना होता इसमें, डायरेक्टली ही हमें जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए मैंने हमारी जो रिएक्शन सीरीज बनाई थी IIT JAM में मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन को लेके, वहां से भी एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था, वहां से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था एंड मैंने स्पेशली आपको हर एक वो कंसेप्ट समझा दिया था जो उस क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी था। और मैंने आपको साथ में ये कहा था यहां से जितना मैंने करवाया है बहुत सफिशिएंट है, कलर स्पेक्ट्रा से इतना करने के बाद क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगर आपने वो क्वेश्चन फिर भी नहीं किया तो देखिए उसको कोई इलाज नहीं है। जो कंसेप्ट मैंने आपको उस दिन पौने घंटे की वीडियो में बताया था, थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देता, उसको मैं 3 से 4 घंटे की वीडियो बना देता, थोड़े से एग्जांपल और प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन जो बेस था, जो कंसेप्ट था, वही मैं दोबारा आपको बताता। तो ये क्वेश्चन तो आपसे कंफर्म हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन क्या था हमारे पास एक तो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स गिवन था, हमारे पास एक तो कोबाल्ट का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स गिवन था एंड इसकी ऑक्सीडेशन थी +2, ठीक है। एंड हमारे पास एक टाइटेनियम का हेक्सा कॉम्प्लेक्स गिवन था TiH2 का होल 6 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन थी, +3 गिवन थी। एंड हमसे पूछा गया था बताइए यहाँ पे ये लेपोल्टे और स्पिन अलाउड होंगे या नहीं होंगे, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली सिलेक्शन रूल बेस्ड क्वेश्चन था। सिलेक्शन रूल मैंने आपको करवाया था, ध्यान कीजिए। मैंने क्या बताया था, आपको इनकी कन्फिगरेशन लिख के देखनी है। कोबाल्ट हमारे पास किस में प्रेजेंट है, +2 में प्रेजेंट है। अमोनिया यहाँ पे हमारे पास जो है कैसा एक्ट करेगा, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेगा। अमोनिया यहाँ पे एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेगा। तो हमारे पास टेट्रा
टेट्राहेड्रल, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, टेट्राहेड्रल हमारे पास ज्योमेट्री देखने को मिल रही है। तो मैंने क्या बताया था, हमारे पास टेट्राहेड्रल फील्ड में किस तरीके से स्प्लिट होते हैं, नीचे EG आता है एंड ऊपर T2G आता है। ध्यान कीजिए, सारी बातें करवाई थी। एंड हमारे पास क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे कोबाल्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या करना था, 7 इलेक्ट्रॉन को भरना था, इनके अंदर फिल करना था। तो पहले पेयरिंग होगी, उसके बाद ही ऊपर जाके फिल होंगे। पहले पेयरिंग होगी, उसके बाद ही जाके ऊपर फिल होंगे। अब हमें बताना था, बताइए लेपोर्टे अलाउड होगा या स्पिन अलाउड होगा, लेपोर्टे फॉरबिडन होगा या फिर स्पिन फॉरबिडन होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास क्योंकि यहाँ पे D to D ट्रांजिशन हो रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे D to D ट्रांजिशन हो रही है, मैंने क्या बताया था, हमारे पास टेट्राहेड्रल के अंदर D to PD ट्रांजिशन होती है, तो ये पार्शियली अलाउड होती है, ये पार्शियली अलाउड होती है। तो अगर आपने यहाँ पे लेपोर्टे की बात करें, हम लेपोर्टे सिलेक्शन रूल की, तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन मिला था, अगर आपको, देखिए मुझे ऑप्शन नहीं पता, मुझे सिर्फ क्वेश्चन पता है, अगर आपको ऑप्शन मिला था कि लेपोर्टे पार्शियली अलाउड होगा ये वाला कॉम्प्लेक्स, तो आपको लेपोर्टे पार्शियली अलाउड करके आना था। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिला, पार्शियल अलाउड का ऑप्शन नहीं मिला, आपको डायरेक्टली अलाउड या फिर फोरबिडन बताना था, तो आपको ये फोरबिडन ही करके आना था, आपको ये फोरबिडन ही करके आना था। मैंने पार्शियल अलाउड वाली बात जो बताई थी वो D to D, प्योर D to D के कंपेयर में बताई थी। बाकी हो तो यहां पे भी रही है ना D to D ट्रांजिशन ही है, तो यहां पे भी D to D ट्रांजिशन, तो हम इसको अलाउड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, फोरबिडन जरूर लिख सकते हैं अगर ऑप्शन में पार्शियल अलाउड का ऑप्शन नहीं था तो। ठीक है, पार्शियल अलाउड था तो बिल्कुल पार्शियल अलाउड लिख के आओगे, लेकिन शायद पार्शियल अलाउड का ऑप्शन गिवन नहीं था, तो इसको हम क्या करेंगे, फोरबिडन करेंगे। क्यों? क्योंकि D to D ट्रांजिशन हो रही है हमारे पास यहां पे। ठीक है, और अगर स्पिन की बात करते हैं हम, तो स्पिन में हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिंगली ऑक्यूपाइड है। अब मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके यहाँ पे जाएगा, तो इसकी डाउन द स्पिन है, तो यहाँ पे डाउन द ही आएगी, हमारे पास स्पिन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या था, हमारे पास स्पिन अलाउड था, ये हमारे पास क्या था, स्पिन अलाउड था। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने वो सीरीज बनाई थी, क्योंकि मुझे पता है IIT जैम में एग्जाम के अंदर टीचर कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास 15-20 दिन होते तो बहुत अलग अलग कंसेप्ट करवाता। जितने ये क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसमें से लगा लीजिए जितने में बस फिलहाल क्वेश्चन है, लगभग सारे कवर तो एटलीस्ट हो ही जाते, वो सारे कंसेप्ट मैं बता देता अगर हमारे पास टाइम होता तो। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस कॉम्प्लेक्स की, तो टाइटेनियम हमारे पास है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, हमारे पास नीचे T2G एंड ऊपर क्या होगा, EG, एक इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन तो चेंज होगी नहीं, तो स्पिन तो अलाउड हो गया, ये तो क्या हो गया, स्पिन तो अलाउड हो गया। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये D to D ट्रांजिशन है, तो क्या हो गया, लेपोर्टे फोरबिडन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आना था, इसका आंसर आना था। ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आए होगे ना, सच्ची बता रहा हूं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। इंटेंसिटी तो कंपेयर ही नहीं करवाई गई थी, सिंपल इतना सिलेक्शन रूल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन तो छोड़ने वाला था ही नहीं। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आओगे फिर तो देखिए कोई इलाज ही नहीं है, फिर तो कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, तो ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार आपको समझाया हुआ है, एरोमेटिसिटी मैंने आपको इतनी डिटेल में, इतनी शॉर्ट में करवाई हुई है ना, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, ये क्वेश्चन तो छोड़ के आने वाला था नहीं बिल्कुल भी। क्या था, हमसे पूछा गया था, बताइए जो गिवन कंपाउंड है उनमें से कौन कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। हमसे क्या पूछा गया था, कौन कौन से कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या था हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास था, एक तो हमारे पास ये वाला सबस्ट्रेट था, एक हमारे पास ये वाला था, एक हमारे पास यहां पर ये वाला सबस्ट्रेट गिवन था, और एक हमारे पास क्या था, एक हमारे पास 2 5 मेंबर रिंग सिस्टम को फ्यूज कर रखा था। ठीक है, और हमारे पास एक ये वाला था। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, हर एक कंसेप्ट समझाया हुआ है मैंने आपको एरोमेटिक को लेके। तो सिंपल सी बात है, साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n सिस्टम रूल को फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, यहां की अगर मैं बात करता हूं, साइक्लिक है, प्लेनर है, 4n इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया। ये इसकी बात करूं, यहां पे एक हमें sp3 कार्बन देखने को मिल गया, प्लेनर नहीं रहा तो नॉन एरोमेटिक हो गया। एंड अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करता हूं, नेक्स्ट वाले सबस्ट्रेट की बात करता हूं, तो इसमें जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन हुई होगी ना, उनको क्या बताऊं मैंने आपको स्पेशली यहां पे आपको एक मैंने बताया था क्रैम रूल के बारे में।
ठीक है, नाम तो याद नहीं मुझे कौन सा रूल था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इस टाइप की पॉलीफ्यूज सिस्टम आ जाए एंड बेंजीनोइड सिस्टम हमारे पास ना रहे तो वहां पे हमें क्या देखना होता है, C2 एक्सिस सिमेट्री देखनी होती है। अगर वहां पे C2 एक्सिस सिमेट्री प्रेजेंट है तो हम वो रूल लगा सकते हैं। और साथ ही साथ हमें क्या देखना होता है कि हमारे पास अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, नॉन एरोमेटिक। और अगर ओड होंगे तो वहां पे हमें एरोमेटिसिटी देखने को मिलती है, वहां पे हमें एरोमेटिसिटी देखने को मिलती है। तो यहां पे तो मैं एंटी एरोमेटिसिटी वैसे भी चेकआउट नहीं करूंगा, तो यहां पे मेरे पास ये नॉन एरोमेटिक था क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या था, वो इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। तो यहां पे मेरे पास ये नॉन एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक तो मैं सोचता भी नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है। मैंने आपको जो रूल बताया था वो अगर आपने पढ़ रखा है, हाँ क्रैग रूल नाम था उसका, क्या नाम था, क्रैग रूल। इसको मैंने स्पेशली बताया था, IIT जैम के किसी भी एकेडमी के अंदर इस रूल को बताया ही नहीं जाता है क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल रहता है। बट मैंने जानबूझ के बताया था आपको ये वाला रूल, क्यों, ताकि अगर हमारे पास मान लीजिए इस टाइप के सिस्टम आ जाए तो एक प्योर डेफिनेशन, एक प्योर सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझ में आ जाए इस रूल के थ्रू। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था आपको ये रूल। तो यहां पर तो नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक ही सिस्टम निकलता है, एंटी एरोमेटिक तो होता ही नहीं है। तो ये वाला तो सोचना भी नहीं था आपको कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होगा। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ये दो ही हमारे पास जो क्वेश्चन थे, ये क्या थे, हमारे पास एंटी एरोमेटिक हमें देखने को मिलने वाले थे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको वही बात करने वाली है, क्या जो करवाया था उसमें से बहुत कुछ आया हुआ है। अब इन क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ के आओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन बहुत आसान सा, क्या मेरे पास जो है साइज का ऑर्डर पूछा हुआ था, क्या एक सोडियम पॉजिटिव था, एक मेरे पास फ्लोरीन नेगेटिव था, एक मेरे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव था और एक हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि साइज का ऑर्डर हमेशा क्या रहता है, एनायन का सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल वाले का और फिर कैटायन का हमें देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा रिपल्शन, जितना ज्यादा रिपल्शन उतना वो एक दूसरे को से दूर भागने की कोशिश करेंगे, साइज बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन उतने ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन उतने कम है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा एंड साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था भी नहीं। सबसे ज्यादा एनायन, फिर हमारे पास जो है सोडियम पॉजिटिव, फिर हमारे पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड देन हमारे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ये हमारे पास जो है साइज का ऑर्डर आ जाना चाहिए था। अब इन क्वेश्चंस को गलती करके आओगे तो भैया फिर तो देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहां पे गड़बड़ है वो आप देखिए, आपने कहां पर क्या गलती करी है, किस चीज की आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है, उसके बाद एक रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। रिएजेंट वाला क्वेश्चन भी छोड़ के आने वाला नहीं था, सारे रूल सारे कंसेप्ट समझाए हुए हैं मैंने। क्या कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक इस टाइप का सबस्ट्रेट गिवन था। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास एक एल्डिहाइड सबस्ट्रेट गिवन था एंड यहाँ पे हमारे पास जो है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। यहाँ पे हमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई गई थी, NaBH4 के साथ करवाई गई थी, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। रिड्यूसिंग रिएजेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं था, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। किस में कन्वर्ट कर देता, ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। इतना सा करके आना था हमारे पास, इतना सा करके आना था। बस यहाँ पे एक कैच क्या था कि एग्जामिनर ने हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री और पूछी हुई थी कि बताइए यहाँ पे अल्कोहल की स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड जो हमारे पास जो यहाँ पे हाइड्रोजन आके लगेगा जो उसको रिड्यूस कर रहा होगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या देखने को मिलेगी। उसके लिए मैंने आपको क्रैम रूल करवाया हुआ था, उसके लिए मैंने आपको पूरा का पूरा क्रैम रूल करवाया हुआ था। क्रैम रूल मैंने क्या बताया था, कब लगता है, जब हमारे पास कार्बन ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन है ये कैसा हो, हमें कायरल देखने को मिल जाए, वहां पे हमें क्रैम रूल लगाना पड़ता है। क्रैम रूल के लिए मैंने आपको इतना शॉर्ट कट बताया हुआ है, इतनी छोटी सी ट्रिक बताई हुई है। अब क्रैम रूल भी अगर आपको याद नहीं होगा, अगर आप ये छोड़ के आओगे तो फिर देखो क्या इलाज है, फिर तो देखो क्या इलाज है। ठीक है, मानता हूं मेरी गलती इतनी है कि मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा रखा, बट जितना करवा रखा है वहां से एज इट इज क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं। अब इन क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ोगे फिर तो देखो फिर मैं और सिलेबस करवा देता, फिर वहां से भी छोड़ दी, है ना। तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन और है हमारे पास रीजेंट से, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्या कि एक हमारे पास एक कार्बोनिल सबस्ट्रेट था और इसी सबस्ट्रेट के अंदर क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप गिवन था एंड हमसे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन था, PPH3 पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट गिवन है एंड साथ में हमें टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड गिवन था। ठीक है, ये वाली बताई थी मैंने आपको। ये रिएजेंट कहाँ पे यूज होता है, विटिक रिएक्शन थी हमारे पास, विटिक रिएक्शन मैंने आपको करवाई हुई है, मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई हुई है। स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी थी यहाँ पे, इसके अंदर हमसे स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेके भी मैंने बताया था कि आपको E कब मिलेगा, Z कब मिलेगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके इसको जो है हमारे पास एनायन में क्रिएट कर देगा एंड विटिक रिएक्शन में बनता क्या है, हमारे पास अल्कीन बनती है।
अल्कीन अब हमारे पास दो जगह बन सकती है, यहां पे भी बन सकती थी, यहां पे भी बन सकती थी, लेकिन मैंने आपको कार्बोनिल ग्रुप की केमिस्ट्री करवाने के टाइम पे एक इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर बताया था सबसे शुरू में, कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये किस सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच है। और हमें पता है जो एल्डिहाइड होता है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है कीटोन के कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर तो अटैक करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो कम है। हमारे पास कीटोन हमारे पास जो बना हुआ है उसके ऊपर, सॉरी एल्डिहाइड जो हमारे पास बना हुआ है उसके ऊपर जाके अटैच करता, और अटैक करने के बाद ये क्या बना लेता, वहां पे अल्कीन बना लेता, वहां पे क्या बना लेता है, यहाँ पे ये अल्कीन बना लेता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता, इस तरीके से सबस्ट्रेट बन जाता। यहाँ पे हमारे पास अल्कीन कैसे बनती, देखो ये वाली दिक्कत जरूर दे सकती थी अगर रिएक्शन पहचान ली इसके बावजूद की यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ई बनेगी या जेड बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, जेड अल्कीन बनती है। कैसे पता चला जेड बनेगी, क्योंकि हमारे पास जो विटिक रिएजेंट है उसके साथ कैसा ग्रुप अटैच है, उसके साथ हमारा जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है विटिक रिएक्शन के अंदर रिएजेंट में तो Z बनती है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वहां पे क्या बनती है, ई अल्कीन हमें देखने को मिलती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, रिएक्शन पहचाननी थी, विटिक रिएक्शन हमारे पास ये देखने को मिल रही थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं केमिकल बॉन्डिंग को लेके, केमिकल बॉन्डिंग में एक बात मैंने कहा था आपको, और बीच में मैंने एक वीडियो में भी बताई थी, क्या मैंने स्टीरिक नंबर 5 को लेके जो है वीडियो बनाई हुई है। मैंने उस वीडियो के थंबनेल के अंदर डाला हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर कितने कंसेप्ट छुपे हुए हैं। उसको मैंने पूरे के पूरे जितने भी हमारे पास स्टीरिक नंबर 1, 2, 3, 4 उनको मैंने अलग बनाया हुआ है, और स्टीरिक नंबर 5 की पूरी आधे घंटे की मैंने एक वीडियो अलग बनाई हुई है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वीडियो हद से ज्यादा थी, ठीक है। और उसी वीडियो के ऊपर सबसे कम व्यू आए हुए थे, और मुझे पता था कि जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी ये सोच के कि सिर्फ एक स्टीरिक नंबर के ऊपर इतनी बड़ी वीडियो हम क्यों देखें, उनको नुकसान जरूर हुआ होगा। क्योंकि जितने भी आज हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का ये वाला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, जितने भी मॉलिक्यूल गिवन थे सभी स्टीरिक नंबर 5 के ऊपर आए हुए थे, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, हाइब्रिडेशन बतानी है, शेप बतानी है, पता नहीं क्या क्वेश्चन था मेरे पास, इतना पता है मुझे ये स्टीरिक नंबर 5 के ऊपर था, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि ये क्वेश्चन था, इसके ऊपर कुछ शेप या फिर हमें हाइब्रिडेशन का रूल बताना था, क्या हमें देखने को मिलेगी। तो वही वाली बात है, हाइब्रिडेशन अगर हमें बतानी है, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो क्या करते हैं, हम लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर करते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर करते हैं। मैंने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए जो स्टीरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं उसके लिए 3 तरीके बताए हुए हैं। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर लो। आप अगर चाहो तो एक फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/2 में नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस में एनायनिक चार्ज माइनस कैटायनिक चार्ज, ये लगा लो। एंड एक और रूल बताया था कि क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो, 12 से डिवाइड कर दो, उसके बाद हमारे पास स्टीरिक नंबर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से काम चल जाता। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है I3 नेगेटिव हमारे पास है, I3 नेगेटिव हमारे पास है। तो आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक आयोडीन ने तो क्या किया, एक आयोडीन के साथ बॉन्ड बना लिया, इसने दूसरे आयोडीन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब हमारे पास इसके पास कितने बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। 2 बॉन्ड तो बना लिए, 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। एक नेगेटिव चार्ज था, 5 + 1 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए, यानी कि 3 लोन पेयर बच गए, 1, 2 और 3 हमारे पास। यानी केस क्या था, ये 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर। तो स्टीरिक नंबर 5 आ जाता, हाइब्रिडेशन क्या आती, sp3d, ठीक है। एंड मान लीजिए मुझे नहीं पता आपसे शेप पूछी गई थी नहीं पूछी गई थी, यहां से शेप निकालनी कितनी आसान है। मैंने आपको क्या बताया था, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया करो, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया करो। एंड हमारे पास जब भी शेप निकालनी पड़ जाए तो मैंने क्या बताया था, जो एक्सियल पोजीशन होती है ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाइंड अप करते हैं यहाँ पे, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है इसके ऊपर हमारे पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर लोन पेयर बाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 लोन पेयर हैं, तो तीनों लोन पेयर कहाँ जाते हैं, हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर चले जाते हैं। एंड यहाँ पे एक आयोडीन यहाँ पे, एक आयोडीन यहाँ पे, और एक आयोडीन तो सेंट्रल में है ही हमारे पास। तो शेप कैसे आ जाती, लीनियर आ जाती, शेप कैसी आ जाती, लीनियर आ जाती। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था जिसकी कोई हद नहीं। ClF3 हमारे पास है, 3 बॉन्ड पेयर बनते प्लस 2 लोन पेयर बनते, यहाँ पे हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। स्टीरिक नंबर 5 sp3d है, हाइब्रिडेशन हमें देखने को मिलती। SF4 है, 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर हमारे पास है, यहाँ पे भी sp3d ही हाइब्रिडेशन हमें देखने को मिलने वाली थी। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट एक आधे घंटे की वीडियो जो मैंने डाली थी स्टीरिक नंबर 5 को लेके, वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान
ध्यान देना था। जिन्होंने देखी होगी वो वीडियो, शर्त बात है गलत होने का ये वाला क्वेश्चन कोई चांस ही नहीं है। अब जिन्होंने नहीं देखी तो उनका मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ। केमिकल बॉन्डिंग की मैंने सारी की सारी वीडियो लेक्चर जो है अपलोड कर रखी है। इतने शॉर्ट में, जितनी शॉर्ट में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग करवाई थी है ना, पूरी की पूरी केमिकल बॉन्डिंग मैंने जितनी खत्म करवाई है जितने शॉर्ट में, ठीक है, कंसेप्ट एक भी नहीं छूटा हुआ। लगभग मेरी केमिकल बॉन्डिंग की जो पूरी वीडियो सीरीज है आई थिंक 8-9 घंटे की होगी। 8-9 घंटों में तो आधा चैप्टर भी नहीं कोई करवाता, कोई किसी अच्छी अकेडमी में जाओगे तो। और कंसेप्ट सारे वही बताएंगे, वो चीजें सारे वही बताएंगे, एग्जाम्पल सारे वही बताने वाले हैं। बस फर्क क्या है तरीके में, बात करने के तरीके में, रिप्रेजेंट करने के तरीके में, ठीक है। तो जो चीज आपको 8 घंटे में 9 घंटे में मिल रही है वही दूसरी एकेडमी में आपको 20 घंटे में मिलेगी। तो करवाना वही वाली बात है जो मैंने करवाया हुआ है, तो फिर आप उनकी एकेडमी की वीडियोस देखोगी ही क्यों? टाइम भी तो मैटर करता है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन और, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन उठाया है मैंने आपको, मैंने फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सिर्फ एक स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाई थी, क्या? माइक्रोवेव, यानी कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वहीं से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, वहीं से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इतने सिंपल सादे से। क्या था एक क्वेश्चन तो, एक हमें BF3 गिवन था, एक CH4 गिवन था, ठीक है। 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने करवाई हुई है आपको, 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाई हुई है। फिजिकल के अंदर मैंने आपको माइक्रोवेव कंप्लीट करवाई थी एंड आपको ऑर्गेनिक के अंदर IR करवाई थी। IR के और माइक्रोवेव के दोनों सिलेक्शन रूल मेरी साइड से आपको क्लियर होने चाहिए थे, दोनों ही करवाए हुए हैं। और हमसे क्या पूछा गया था बताइए, इन मॉलिक्यूल में कौन सा IR एक्टिव है, कौन सा माइक्रोवेव एक्टिव है। तो मैंने क्या बताया हुआ था आपको, माइक्रोवेव एक्टिव के लिए या फिर आप कह लीजिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, रोटेशनल एक्टिव होने के लिए जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे पास माइक्रोवेव या रोटेशनल एक्टिविटी चाहिए हमें, तो वहां पर हमारे पास जो है डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। जबकि IR एक्टिविटी के लिए मैंने क्या बताया था कि जो चेंज इन डाइपोल मोमेंट है, चेंज इन डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। नॉर्मल डाइपोल मोमेंट 0 होगी तो काम चल जाएगा। और क्या बताया था मैंने, IR एक्टिविटी में हमारे पास सिर्फ वही इनएक्टिव होते हैं, IR में हमारे पास सिर्फ वही मॉलिक्यूल इनएक्टिव होते हैं जो कि होमोडायटमिक होते हैं। होमोडायटमिक मॉलिक्यूल को छोड़ के कोई भी IR इनएक्टिव नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास होमोडायटमिक मॉलिक्यूल तो कोई भी नहीं है, तो दोनों IR एक्टिव तो हैं, दोनों IR एक्टिव तो हैं। लेकिन माइक्रोवेव के लिए मैंने क्या बताया हुआ है, माइक्रोवेव के लिए हमें क्या चाहिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट चाहिए होती है। और परमानेंट डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो ना तो यहाँ पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, कैसे, बोरोन है, फ्लोरीन 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 यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट। तो ये इनएक्टिव हो गया माइक्रोवेव, ये क्या हो गया, माइक्रोवेव इनएक्टिव हो गया। अगर मैं CH4 की बात करता हूं, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जाएगा डाइपोल मोमेंट और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जाएगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे होगी। तो ये ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका रिजल्टेंट जो है ये देखने को मिलने वाला है हमें। तो ये और ये इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट, तो ये भी क्या हो जाएगी, माइक्रोवेव इनएक्टिव हो जाएगी। और माइक्रोवेव में मैंने आपको क्या बताया था, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल या ट्राइगोनल प्लेनर वाले हमारे पास सारे क्या होते हैं, माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। अब ये क्वेश्चन गलत करके आओगे तो ये बताओ ना क्या इलाज है मेरे पास। एक तो चीजें ये हो कि आपने सर करवाया ही नहीं हुआ, ठीक है, मानता हूं सारा कुछ नहीं करवाया हुआ था, लेकिन जो करवाया हुआ था वहां से तो यूं कई क्वेश्चन उठ के आए हैं, उनको कैसे गलत कर रहे हो, उनको क्यों गलत कर रहे हो। एंड मेरा गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरी कल फिलहाल एक बच्चे से बात हुई थी, उसने कहा सर पेपर अच्छा नहीं हुआ। एंड मैंने जब क्वेश्चन देखे ना तो एज इट इज क्वेश्चन उठ के आए हुए थे जितना मैंने करवाया हुआ है उन पोर्शन में से। तो आई वॉज लाइक पेपर अच्छा कैसे नहीं हुआ, क्योंकि पेपर इतना मुश्किल नहीं था, इतना लेंथी नहीं था, इतना टफ नहीं था कि आपका पेपर अच्छा ना हो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड भी हमारे पास रोटेशनल से आया हुआ है। मैंने बाकी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ इसलिए ही नहीं करवाई क्योंकि आता ही रोटेशनल में से है। मैं आपको IR करवा देता, मतलब कि वाइब्रेशनल करवा देता, मैं आपको जो है कोई और स्पेक्ट्रोस्कोपी रमन करवा देता, कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि आते ही क्वेश्चन हमारे पास रोटेशनल में से है। 2 क्वेश्चन आए हुए थे, दोनों ही रोटेशनल में से आए हुए थे, सिंपल से सादे से क्वेश्चन थे। क्या हमें क्या कहा गया है, हमारे पास जो है 2B गिवन था, 2B कितना गिवन था, 3.8276 समथिंग, जो भी वैल्यू थी मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता, इतनी थी कुछ, या फिर पता नहीं 2B कहा भी गया था नहीं कहा गया था। हमें क्या कहा गया था, हमें क्वेश्चन में कहा गया था जो स्पेसिंग बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस है, हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन के अंदर, जो स्पेसिंग है स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में, स्पेसिंग बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस इन माइक्रोवेव,
स्पेक्ट्रल लाइंस इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी वो कितनी गिवन थी, वो गिवन थी हमारे पास 3.8276, कुछ ऐसी वैल्यू है 3.8276। और हमसे पूछा गया था, बताइए रेडियस हमें क्या देखने को मिलेगी, हमसे क्या पूछा गया था, रेडियस की क्या देखने को मिलेगी। और याद करो माइक्रोवेव जब मैंने करवाई थी, मैं एक ही बात को बार बार गोला मार मार के आपको मार्क करवा रहा था, क्या माइक्रोवेव के अंदर दो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है एंड वो हमेशा 2b के इक्वल होती है। तो ये बात अगर आपने उस टाइम पे जहन में डाली होती तो आराम से आप 2b आप क्या करते कि जो वैल्यू गिवन है, किसकी गिवन है, 2b की वैल्यू गिवन है। 2b कितना गिवन है, 3.8276, ठीक है 3.8276। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है, यहां से b की वैल्यू कितनी आती, 1.9138, ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाती। एंड मैंने आपको माइक्रोवेव स्टार्ट करवाते ही एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि जो b की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, h/8π²I। ये कब होती है, जब b हमें किस में गिवन हो, जब हमारे पास जो एनर्जी है वो जूल में गिवन हो, या फिर b जो है जूल में गिवन हो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया था, सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स में अगर लिखा गया था तो यहाँ पे हमें क्या लगाना था फॉर्मूला, b इक्वल टू में h²/8π² यहाँ पे है और h/8π²IC, ये हमें फॉर्मूला लगा के करना था। h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट होता है, b हमें पता चल चुका था 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, c की वैल्यू कांस्टेंट होती है, i हमें निकालना था। i से ही हमारे पास क्या आता है, रेडियस आती। और मैंने क्या बताया था, i क्या होता है, म्यू r स्क्वायर। आर यहां से आ जाता, म्यू क्या था हमारे पास, म्यू होता है हमारे पास रिड्यूस मास। सीओ का मॉलिक्यूल गिवन था हमारे पास, सीओ का मॉलिक्यूल गिवन था, तो यहां पे हमारे पास म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू होता है हमारे पास रिड्यूस मास इक्वल होता है m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या होता है, रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है। तो कार्बन का क्या आपको मास नहीं पता, क्या आपको ऑक्सीजन का मास नहीं पता, सारी वैल्यू गिवन थी, सारी वैल्यू गिवन थी, सिर्फ यहां से आर की वैल्यू निकालनी थी। ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन सिंपल आए हुए थे, जस्ट बात इतनी है कि आप जो है उस टाइम पे क्वेश्चंस को जो है एग्जामिन कर पा रहे हो, प्रिडिक्ट कर पा रहे हो या फिर नहीं, ठीक है। उसके बाद हाँ, मैंने थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर एक ही वीडियो डाली हुई है, मैंने थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर एक ही वीडियो डाली हुई है और वो वीडियो है रिलेशन के ऊपर, वो वीडियो है रिलेशन के ऊपर। मैंने आपको एक स्क्वायर बना के दिखाया हुआ है, आपने शायद देखा होगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का मेरे पास स्क्वायर है, SP यहाँ पे मैंने VOT लगा रखा है एंड यहाँ से मैंने आपको जो है कई सारे रिलेशन सोल्व करके दिखाए थे कि किस तरीके से यहाँ पे हम रिलेशन निकाल सकते हैं। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। अब बताओ, थर्मोडायनेमिक्स की 20 मिनट की एक वीडियो, उसी वीडियो से अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करते हो। जो मैंने वीडियो कंटेंट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट करते हो कि यहां से इसके अलावा भी मैं और क्या करवा दूं। जो चीजें करवाई हुई हैं एज इट इज क्वेश्चन वहां से उठ के आए हुए हैं, इससे ज्यादा अच्छा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन मुझे नहीं पता, कुछ रिलेशन गिवन थे कुछ इस टाइप से, जैसे कि हमारे पास डेल एस बाई डेल वी जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है, क्या वो इक्वल होगा डेल पी बाई डेल टी के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4 1 5 रिलेशन गिवन थे और हमसे पूछा गया था बताइए कौन सा रिलेशन ठीक है। तो वो कहाँ से निकाल सकते थे हम आसानी से, इस मैक्सवेल कर्व से निकाल सकते थे। तो सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था, जस्ट हमें क्या चाहिए था, इस स्क्वायर कर्व की नॉलेज, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक ही वीडियो बनाई हुई है मैंने और वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा और वही छोड़ के आ जाओगे तो बार बार एक ही बात बोलता भी अच्छा नहीं लगता है ना। उसके बाद पेरिसाइक्लिक से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, पेरिसाइक्लिक मैंने करवाई नहीं हुई और करवाई होती तो दोनों क्वेश्चन बहुत आसान से थे, तो चलो ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन आया हुआ था, बताइए इनमें से किसके अंदर हमारे पास कॉमन रेडियल नोड देखने को मिलेंगे। इनमें से किसके अंदर हमारे पास कॉमन रेडियल नोड देखने को मिलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन। लेकिन जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग करवाई थी, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बारे में समझाया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था रेडियल नोड का फॉर्मूला। वहां पे मैंने रेडियल नोड का फॉर्मूला बताया था, क्या रेडियल नोड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं हमारे पास n-l-1 के, ठीक है, n-l-1 के। तो यहाँ पे हमारे पास इतना सिंपल सा फॉर्मूला लगा के हमें ये देखना था कि जो ऑप्शंस गिवन है उसमें किसके अंदर रेडियल नोड सेम देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, ये वाली बात भी बताई हुई है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको। तो आंसर बता देता हूं मैं। एक तो पहला ऑप्शन जो था हमारे पास n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 एंड m की वैल्यू 1, ये। और दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास था वो क्या था, m की वैल्यू 3,
L की वैल्यू 1 एंड M की वैल्यू 0। इनके अंदर हमें जो है सेम रेडियल नोड देखने को मिलेंगे। कैसे? n माइनस L माइनस 1 फॉर्मूला होता है, n की वैल्यू क्या है 3, L की वैल्यू क्या है 1 और 1 माइनस कर देंगे n माइनस L माइनस 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे 3 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड देखने को मिलने वाले थे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे। उसके बाद एक बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया हुआ था, बायो इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए कुछ बच्चों की जो है मे भी कंप्लेंट हो सकती है कि बायो इनऑर्गेनिक में सर 2 ऑप्शन ऐसे थे जो हमें करवाए नहीं गए थे। तो देखो बायो इनऑर्गेनिक के अंदर ना कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी सिलेबस जो है स्पेसिफाई नहीं है। जितना करवाया है उतना सफिशिएंट होता है और उतना बहुत होता है अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था? आपके पास जो है 2 कॉलम गिवन थे, कॉलम ए और कॉलम बी। यहाँ पे हमें जो है एंजाइम गिवन थे और यहाँ पे उनके एक्शन पूछा हुआ था, यहाँ पे एक्शन गिवन थे और हमें पूछा गया था मैच द फॉलोइंग। तो 2 जो ऑप्शन थे वो तो मैंने करवाए हुए हैं, एक तो कैटलेज का, एक मैंने आपको कैटलेज करवाया हुआ है और एक हमें साइटोक्रोम P450 करवाया गया है, एक साइटोक्रोम P450 करवाया गया है। और जो 2 थे, शायद 2, एक तो पता है, एक तो मैंने करवाया नहीं था, 4th ऑप्शन मुझे पता नहीं क्या है। और हमसे पूछा गया था बताइए मैच द फॉलोइंग, किसका क्या आंसर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के एक्शन अगर आपको पता थे ना तो आसानी से आप मैच कर सकते थे, जरूरत ही नहीं थी इन दोनों का पता होने की। 2 पता थे तो आराम से कर लेते, जरूरत ही नहीं थी इन दोनों का पता होने की, कोई बड़ी बात नहीं थी। कैटलेज में मैंने आपको क्या बताया है? कैटलेज एंजाइम हमारे पास क्या काम करता है? पेरोक्सिडेज एंजाइम को तोड़ने का, कैटलाइज करने का काम करता है। H2O2 को जो है H2O प्लस में O2 में तोड़ने का काम करता है। ये अगर आपको काम पता था तो आप आसानी से मार्क कर लेते। और दूसरा क्या, साइटोक्रोम P450 में मैंने आपको क्या बताया था? ये काम करता है क्या? ऑक्सीजन इंसर्शन का। ये काम क्या करता है? ऑक्सीजन इंसर्शन का। कार्बन कार्बन बॉन्ड है या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके अंदर हमारे पास क्या कर देता है? ये ऑक्सीजन को इंसर्ट कर सकता है ताकि हमारे पास जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो हमारी बॉडी के अंदर जो है रहते हैं, बाहर नहीं निकल रहे, उनको जो है ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन को इंसर्ट करवा के वाटर सोल्यूबलाइज बना के हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, वो एक्सक्रीट हो जाए। तो इन दोनों के अगर आपको फंक्शन पता थे तो आप आसानी से काम कर सकते थे, जरूरत ही नहीं थी। बायो इनऑर्गेनिक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो करवाते जाओ, कोई एंड ही नहीं है। हर बार कोई ना कोई ऐसा पोर्शन रह जाता है बायो इनऑर्गेनिक में जिसमें पहले जो नहीं करवाया हुआ अब वो नया आ रहा है। इसलिए मैंने कहा था बायो इनऑर्गेनिक के अंदर कोई सिलेबस मेंशन नहीं होता, स्पेसिफाई नहीं होता, लेकिन जितना करवाया था उतना आता था तो आसानी से कर लेते। ठीक है, तो बायो इनऑर्गेनिक में तो सिलेबस का देखो कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि बायो इनऑर्गेनिक है, थोड़ी सी इनऑर्गेनिक डाली हुई है, थोड़ी सा हमने बायो डाली हुई है, कितना भी डाल लो, कितना भी सिलेबस डालते चले जाओ, कोई इलाज ही नहीं है, कंप्लीट हो ही नहीं सकता। लेकिन जितना करवाया था ना उसमें से उतना अगर आता था आपको तो आसानी से आप कर सकते थे। तो ये हमारे पास बायो इनऑर्गेनिक क्वेश्चन थे, एक कोऑर्डिनेशन के थे और क्वेश्चन 2-3 हमारे पास पेरिसाइक्लिक के थे। तो कोऑर्डिनेशन में अगर मैं बात करता हूं तो हमें कहा गया था बताइए D8 सिस्टम के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट थी। D8 सिस्टम के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट थी? तो ये तो आप अगर कॉलेज में भी थोड़ा बहुत आपने लेक्चर अटेंड किए होंगे तो वहां पर भी आप देख सकते हो। क्या सिंपल सा फॉर्मूला लगना था, क्या कि हमारे पास जो है अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लगाना था। n क्या होते हैं हमारे पास? ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास। और r क्या होते हैं हमारे पास? r होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। R क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास देखने को मिलते हैं। तो d ऑर्बिटल थे तो ट्वाइस कर देंगे, d सब शेल के में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ट्वाइस कर देंगे तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 8 फैक्टोरियल इनटू में 10 माइनस 8 फैक्टोरियल। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेशन से आया हुआ था हमारे पास ये। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए थे जो मैंने आपको बताए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो ओवरऑल पेपर थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू मी, जिन्होंने ठीक ठाक मेहनत करी थी, जिन्होंने कंसेप्ट देखे थे, थोड़ा सा डीपली पढ़ लिया था, उनके लिए पेपर जो है मॉडरेट से थोड़ा सा आसान था। बाकी पेपर ओवरऑल मैं मॉडरेट ही कहूँगा। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो अराउंड 25 जाएगी, अराउंड 25 जाएगी। मे बी 2 नंबर कम हो सकते हैं या 1 नंबर कम हो जाएगा, इससे ज्यादा कम नहीं जाएगी। अराउंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 25 के अराउंड जाएगी। 25 नंबर आने का मतलब ये है सिर्फ आपने क्वालिफाई की है, ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के लिए मेरे अकॉर्डिंग आपके एटलीस्ट मिनिमम 35 तो मार्क्स होने चाहिए अगर आपको NIT से स्टार्टिंग करनी है। तो IIT के लिए तो 45 प्लस समथिंग कुछ 42-43 से स्टार्टिंग रहेगी IIT मिलने के लिए। तो NIT आपको 35 मार्क्स के अराउंड में जो है मिलनी स्टार्ट हो जाएगी।
जाएगी। तो ये था आज की वीडियो का रिव्यू। तो कल से हम जो है थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, अपने वीडियोस जो है और अच्छे से लाएंगे, थोड़ा सा और कंटेंट डेवलप करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।